नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में दो आदर्श गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन गांवों में समग्र विकास और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित उत्तराखंड की दिशा में तेजी से काम किया जाए और सभी अधिकारी पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता से साथ जुटे। चारधाम यात्रा मार्गों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कानून व्यवस्था सख्ती से बनाए रखने के निर्देश जारी किए और कहा कि धामों और यात्रा मार्गों पर किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड की विधानसभा स्थित है। इसी क्षेत्र में एक गांव सारकोट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे पर यहां पहुंचे और यहां लोगों से उन्होंने बात की, उन्होंने समस्याओं को जाना। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गांव को गोद लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गांव को गोद लेने के बाद सभी विभागों में दौड़ इस गांव में शुरू हो गई है। जिस गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं था, आज वहीं स्वरोजगार के समाधान विकसित हो रहे हैं। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के मामलों में गांव में कई योजनाओं पर काम हो रहा है। फिशरीज और मशरूम उत्पादन के मामले में भी गांव में अब काम शुरू कर दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस गांव की विशिष्टता को लेकर ही इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया है, क्योंकि ये गांव उद्यमिता में नंबर 1 है, सहकारिता में नंबर 1 है। ये गांव कृषि आधारित जीवन प्रणाली वाला गांव है। पशुधन इस गांव में मेरे विचार से इस क्षेत्र में इतना घना और इतनी संख्या में पशुधन कहीं नहीं होगा, दुधारू जानवर। उसके अलावा सब्जी के उत्पादन में, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिया है, सरकार के हर विभागों ने इसको स्पर्श किया है और गांव के कर्मठ लोगों ने प्रत्येक योजना को जिस तरह आत्मसात किया है, तो आज जिस तरह आप पॉली हाउस देख रहे हैं, सब्जियों को देख रहे हैं, नए नए किस्म के फलदार पेड़ लग रहे हैं, नकदी फसलों को लेकर गांव में जो रुचि जगी हुई है, अभी आपने देखा जिस तरीके से मशरूम की खेती को लेकर, पॉली हाउस को लेकर लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। और किसी घर पे ताला नहीं है, कोई खेत बंजर नहीं है। ये अपने आप में विशिष्ट गांव है और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे गांव को गोद लेकर और इसको पूरी योजनाओं से जोड़ करके उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर इसका कारण बताया। इस पर राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट के निर्णय को पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सरकार कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगी। रेखा आर्या ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार प्रदेश और पंचायत चुनावों के हितों में आगे निर्णय लेगी। साथ ही आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया थम गई है और अब सरकार के अगले कदम का इंतजार है। हाईकोर्ट के निर्णय से अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया होगा और निश्चित रूप से उस पे उसका परीक्षण होगा और उसके उपरांत ही जो है मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश हित में और पंचायत चुनाव के हित में जो निर्णय होगा सरकार वो लेगी। ठीक है। हल्द्वानी में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मुखर्जी के जीवन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को इमरजेंसी और इंदिरा गांधी सरकार के सत्ता के दुरुपयोग के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के वीसी थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी। और एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो हमारे संस्थापक थे, जो कि महान प्रखर शिक्षाविद थे, कुशल वक्ता थे,
देश की राजनीति में जिन्होंने कि देश की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है उनके बलिदान दिवस को मना रही है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे वीर योद्धा को हमारी नई पीढ़ी को ज़रूर याद करना चाहिए। मैं अपने जिलाध्यक्ष नैनीताल को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा है और सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनका जो बलिदान दिवस है ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा है कि उन्होंने पूरे देश में आज जो है नई पीढ़ी को भी बताया है कि उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और अब हम ये भी कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों के, डिग्री कॉलेजों के, क्योंकि वो वाइस चांसलर रहे हैं, उन बच्चों को भी देश में इमरजेंसी के आपातकाल की 50वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 25 जून को मुख्यमंत्री आवास में एक राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपातकाल के दौरान मीसा और डीआईआर के तहत निरुद्ध रहे लोकतंत्र सेनानियों और दिव्यांगत सेनानियों के प्रति और पत्नियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में आपातकालीन के उस दौर में अनुभवों को भी साझा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक जन सहभागिता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 50 स्थानों पर आपातकाल से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लागू रहा था। उत्तराखंड राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं अगर बात करें राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन हर साल बरसात पे राजधानी देहरादून के प्रमुख चौक चौराहे, नदी नाले हर वर्ष जल भराव के कारण परेशानियों का सबब बनते हैं। जिम्मेदार विभाग के दावे हर बार धनाशाही हो जाते हैं। एक तरफ जहां लोगों को बारिश से राहत मिली है, तो वहीं जल भराव से उनकी दिक्कतें कम नहीं हो रही। मानसून आने से पहले तैयारियों को क्यों पूरा नहीं किया जाता, ये बड़ा सवाल है। राजधानी देहरादून की सड़कों पर गड्ढे भी बने हुए हैं, जिसमें गिरने से आम जनमानस चोटिल हो रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो मॉनसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। वहीं अगर बात करें तो राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया था, लेकिन स्मार्ट सिटी के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसकी सुध तक नहीं लेते। इसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। हर वर्ष जो है मॉनसून में देहरादून राजधानी में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं और उन दिक्कतों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। खासकर अगर बात करें राजधानी देहरादून के जो प्रमुख चौक चौराहे हैं, वहाँ पर हर वर्ष जो है जलभराव होता है और इस जलभराव के कारण जो है वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं या तो जाम में फंसती हैं या फिर गड्ढों में फंसती हैं और इसका जो है जनता खामियाजा भुगतती है। लेकिन जो जिम्मेदार विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, इसके अलावा अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी है, यह विभाग जो हैं बिल्कुल ही सुध नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हर वर्ष जो है राजधानी देहरादून में परेशानियों का अंबार दिखता है, खासकर मॉनसून में। और जो नदी नाले हैं वो भी गंदगी से अटे पड़े हैं। जो नदी नाले कभी साफ़ नहीं होते। नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वह दावे जो हैं हर बार फेल होते हैं और एक दंश जो है वो राजधानी देहरादून झेल रही है, यहाँ के लोग झेल रहे हैं। तो आखिर इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? सभी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, वो सभी जो हैं पल्ला झाड़ते हैं। तो ऐसे में जो राजधानी देहरादून की जनता है, खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। स्मार्ट सिटी बनाने का दावा सरकार काफ़ी लंबे समय से जो है वो कर रही थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के जो कार्य राजधानी देहरादून में चल रहे हैं वो इतनी धीमी गति से चल रहे हैं कि उनकी वजह से जो परेशानियां हो रही है वो आम जनता को हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट का धन्यवाद किया और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में हमें इसका आभास था कि आरक्षण के मामले पर सरकार को झेल नहीं पड़ रही है और अब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो ये विषय सार्वजनिक हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रोस्टर प्रक्रिया से लेकर सरकार के द्वारा आरक्षण में आपत्ति जताई जा रही थी, जिस पर सरकार ने आज मुहर लगा दी। मैं, मेरे साथी कर रहे थे और जो आप लोगों ने दिखाया वो
आज सच साबित हुआ है। मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही निर्णय लिया, उचित समय पे लिया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और आज ये प्रतिष्ठित हुआ है कि जो विपक्ष कह रहा था वो एकदम सच था। आरक्षण को लेकर क्या आपत्तियां? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो लोगों का आरक्षण 5वें और 6ठे में चले गया और कई लोग ऐसे थे जो जीवन भर के लिए इसमें वंचित हो गए, क्योंकि आपने 2011 की जनगणना के हिसाब से चुनाव किया, लेकिन आरक्षण आपने 0 कर दिया, मतलब शून्य कर दिया। तो जो चौथे 5वें टर्म में रुके हुए थे, अब उनका नंबर 25 साल बाद आएगा। अगर कोई 50 साल का या 55 साल का आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है, अमूमन ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, इसी एज में ज्यादातर लोग रहते हैं, वो लोगों का नंबर आना ही नहीं। 80 साल 85 साल के बाद वो चुनाव थोड़ा लड़ेंगे। तो उनको आपने जीवन भर के लिए जो है चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। दूसरा, एक पत्र जारी होता है 9 तारीख को, उस पर आपत्तियां मांगी जाती। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे पर खेल प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना के तहत 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 3 करोड़ 17 लाख की धनराशि भी भेंट की गई। देखते हैं और उत्तराखंड आज किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? इस क्षेत्र देखिए, आज मैं उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ी गणों को, पूरे देश के खिलाड़ी गणों को, पूरे विश्व के खिलाड़ी गणों को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से अपनी इस देवभूमि में, जहाँ देवभूमि है, जहाँ सैन्य भूमि है, उसे खेल भूमि की ओर अग्रसर हम 38 नेशनल गेम के आयोजन के साथ में हम लोग कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो हो चुका है। लगातार वो क्रम बढ़ा है और आज पहली बार पूरे अब तक में राज्य बनने के बाद में पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है विभाग सेलिब्रेट कर रहा है। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं वो सम्मानित किए गए हैं और निश्चित रूप से आज पूरे उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टे, वेकेशन समेत अन्य संबंधित मामलों पर अब बुधवार को सुनवाई की जाएगी। सरकार ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष पेशन किया था, जिसमें बाद में खंडपीठ ने कल दोपहर इस मामले की सुनवाई तय की है। अदालत ने आदेश दिया है कि मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को क्लब करके एक साथ पेश किया जाए, जिस पर कल विस्तार से सुनवाई की जाएगी। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर धामी सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धमान की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि मेला संचालन से जुड़ी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। नशा, उत्पात और हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही डीजे साउंड पर प्रतिबंध रहेगा। साफ सफाई, शौचालय, जल आपूर्ति, खान पान और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। लापरवाही पर संबंधित विभागों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तो वहीं घाटों और पुलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए अतिक्रमण के नाम पर पूरे शहर में हजारों लोगों को डरे से साए पर जीने पर मजबूर करने वाले प्रशासन पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि प्रशासन झूठ बोलकर, डराकर, धमकाकर लोगों को घरों तोड़ना चाहता है। वहीं विधायक ने काठगोदाम में ए श्रेणी की मलिन बस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रशासन ने कोर्ट में झूठा प्रत्यावेदन दिया, जबकि सबके घर प्रशासन ने जबरन तुड़वाए और कोर्ट में कहा कि उन्होंने किसी के घर नहीं तुड़वाए हैं। ऐसा फरेब करने वाले प्रशासन पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पहले तो ये जो मनचला प्रशासन है अपनी मनमानी करने पे उतरा हुआ है पूरी तरीके से और भय का एक वातावरण इस शहर के आम इंसान में है। प्राधिकरण के नाम पे पहले खूब लोग को परेशान करा गया, अब नालों की बात करी जा रही है, चौड़ीकरण की बात करी जा रही है। आम इंसान के घर पे आ गई बात। मलिन बस्ती श्रेणी एक काठगोदाम थी, 150 से ज़्यादा मकान और दुकान डरा डरा के तोड़वा दिए उनसे और कोर्ट में प्रत्यावेदन क्या दिया कि हमने कुछ भी नहीं कहा किसी से तोड़ने को, खुद तोड़ा इन्होंने। तो इतना झूठ तो नहीं कहना चाहिए। और ठीक है, आप विकास के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान का मकान टूट के विकास नहीं होता। हमने तो जीवन भर विकास, सारे जितने लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आप इनसे पूछिए कभी क्या मकान तोड़ के किसी का विकास आपने देखा आज तक? चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की रफ्तार में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार आरटीओ कार्यालय ने लोगों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था शुरू की है। आरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा द्वारा शुरू की गई इस प्रणाली से लोग टोकन लेकर आसानी से अपना काम करवा रहे हैं। वेटिंग रूम में स्क्रीन पर टोकन नंबर डिस्प्ले होता है, जिससे उन्हें भटकना नहीं पड़ता। खास बात यह कि इस सॉफ्टवेयर को आरटीओ निखिल कुमार ने खुद ही तैयार किया है। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतजार करते हैं। सामने हमारे एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है, उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है। तो उनको जैसे ही इनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना। तो मतलब काफी इजी एक्सेस मुझे लगा। मतलब जो पहले ये था कि बीच में एजेंट होते थे, बाकी सारी चीजें थी, इस बार मुझे वो कुछ महसूस नहीं हुई। मुझे लगा एक स्क्रीन है, इसमें सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, आपका नाम आ जाता है, एंड जैसे ही आपका नाम आता है आपको किस विंडो में जाना है ये पता चल जाता है। तो आप जाइए उस विंडो में, आपका सीधे आपका। बागेश्वर के गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव की नई नियमावली और आरक्षण रोटेशन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नए नियमों से कुछ सीटें लगातार चौथी बार आरक्षित हो गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से अब जवाब मांगा है। आज हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका लगाई गई थी कि जो पंचायत चुनाव सरकार कर रही है, जो आरक्षण और रोटेशन कर रही है, वो बिना नियमों को अधिसूचित किए हुए कर रही है और उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर कर रही है। कोर्ट ने हमें सुनने के बाद पिछली डेट में ही पूछा था कि आपने रूल नोटिफाई किए नहीं किए, तो उसका कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको आखिरी तिथि तक के लिए अगली प्रक्रिया पर रोक लगा दी। क्या आधार माना है? आधार ही माना है कि जब एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई भी प्रक्रिया की जाएगी पंचायत से संबंधित, तो वो गढ़वाल में नवनियुक्त जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कार्यभार संभालने से पहले धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए कंडौलिया ठाकुर मंदिर और प्राचीन कलकालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर दर्शन के बाद वे सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्बयाल और अन्य अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी भदौरिया ने बताया कि जनपद के समग्र विकास, शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जन समस्याओं के त्वरित समाधान को वो सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने पारदर्शी और समन्वित प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए कामों की रफ्तार को बढ़ाने की बात भी कही। साथ ही आपको बता दें कि स्वाति भदौरिया ने यह भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्रों में ठोस कार्य योजना बनाकर प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। पौड़ी बहुत ही फैला हुआ जनपद और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें, और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है, हमारे फील्ड्स हैं, और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार, इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली, क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायत इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। और अभी कांवड़ भी अगले माह में होना है, जहाँ पे हमारा नीलकंठ महादेव वाला क्षेत्र है, वहाँ पे काफी बड़ी जनसंख्या में हमारे कांवड़िए भी आते हैं। तो वहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का भी, और उसको भी ढंग से, बिल्कुल बिना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के, और सबको बिल्कुल सहूलियत के साथ में उस यात्रा को संपन्न कराना। राजधानी देहरादून में खलंगा वन क्षेत्र में हुए अवैध अतिक्रमण पर अब सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने इस मुद्दे पर थामे सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच की बात तो कर रही है, लेकिन डीएफओ, फॉरेस्टर और फॉरेस्टर गार्ड जैसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यशपाल आर्या ने साफ कहा कि यह अतिक्रमण सरकारी संरक्षण और अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उस 40 बीघा में जो भूमि है
उसमें पेड़ों को, वृक्षों को काट दिया जाता है। और जो वहाँ के उस क्षेत्र के, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंजर्स हैं, एसीएफ हैं, डीएफओ को इस बारे में खबर नहीं होती है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? राज्य सरकार आज कह रही है कि हम इसकी जांच कराएंगे। भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं। एक गरीब का घर अगर वन क्षेत्र में है, उसको तोड़ने में सरकार देरी नहीं लगाती है। और 40 बीघा जमीन, वो लोग कौन है? जांच की बात कर रही है राज्य सरकार। ये सब कुछ सामने है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव पर लगी रोक के बाद अब पंचायती राज विभाग हरकत में आ गया है। हाईकोर्ट के सख्ती के बाद पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव सामने आए और उन्होंने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि आरक्षण से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन कोर्ट में समय पर जमा नहीं हो सका था, इसी कारण कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब रुड़की प्रेस को निर्देश दिया गया है कि गजट नोटिफिकेशन की प्रति जल्द तैयार की जाए। संभावना है कि ये कल तक कोर्ट में पेश कर दी जाएगी, जिससे चुनाव का रास्ता फिर से साफ हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर एक बार फिर रोक लग गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने माना कि आरक्षण तय करने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं हुई। कोर्ट ने सरकार से जवाब भी इसको लेकर मांगा है। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टल गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार कोर्ट के फैसलों का अध्ययन करेगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। भाजपा चुनाव के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अभी हमने जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा के तहत चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। आरक्षण को लेकर रिजर्वेशन को लेकर पहले ही सरकार तैयार नहीं थी। नहीं, रिजर्वेशन का एक मानक बनता है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है। और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको 0 केंद्रित आरक्षण किया, लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी पक्ष होगा उस पक्ष फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।